really tired today. गुड आफ्टरनून। सो आज की हमारी क्लास है पावर कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पोस्ट मॉडर्निज्म का टॉपिक स्टार्ट किया था। 5 मिनट दीजिए मुझे टू रेस्ट। एक्चुअली आई वाज वर्किंग, टाइम ही नहीं मिल रहा। फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का कल सबको समझ में आया था? जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है पोस्ट मॉडर्निज्म की, आप लोगों ने अगर रिकॉर्डिंग्स देखी हो, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून अजीत। अच्छा, मैंने अपनी लास्ट आंसर राइटिंग क्लास जो थी, इट्स नॉट रेस्टोरेंट कंट्रीज, इट इज़ वेस्टर्न कंट्रीज। उसमें कुछ डाउट ऑटो करेक्ट ने उसको ठीक कर दिया होगा, वैसे वो लिख दिया होगा वेस्टर्न कंट्रीज है अदरवाइज। ठीक है, ओके। अच्छा, टाइमिंग्स का बता दीजिए पहले तो। आप लोगों की 1 अक्टूबर से टाइमिंग्स चेंज होंगी क्लास की। रोज की एक क्लास मैं सोच रही हूँ सुबह लूँ मॉर्निंग में। आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? इवनिंग, मॉर्निंग। इवनिंग देखो बहुत ज़्यादा सेम टाइमिंग। मैं सोच रही हूँ कि 8:30 पे काम शुरू करके 1 o'clock तक फिनिश करके, सो दैट आई कैन रेस्ट फॉर द नेक्स्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मॉर्निंग बेटर रहेगा हमारे लिए। 1:30 बजे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। एंड मुझे लगता है बेहतर भी यही रहेगा, एक अच्छा मॉर्निंग शेड्यूल बनेगा हमारा। मेरा भी इनफैक्ट मॉर्निंग शेड्यूल बनेगा तो सही रहेगा। हाँ, एक ही क्लास होगी, क्लास सिर्फ एक ही रहेगी। क्लास एक ही रहेगी। और अगर कभी ऐसा लगता है कि मुझे कि आंसर राइटिंग सेशन आप लोगों के लिए, अब आंसर राइटिंग सेक्शन तो आपको इस पर्टिकुलर मंथ में आपका अलग से आंसर राइटिंग का कोर्स नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को क्लास के एंड में मैं क्वेश्चन दिया करूँगी जो आप लिख करके आया करेंगे और वो मैं चेक किया करूँगी। You have only covered Naman Western Particle Thought, so should I start with this class? नहीं, पहले आप जा करके रिकॉर्डिंग्स देखिए। हाँ, सिर्फ 1.5 hours की रहेगी। Is it fine if I take it in morning? Which time will suit you? आपको जो टाइम सूट करे वो बताइए। Hi Surya, this is okay. You are new to this course. WhatsApp group, so okay, all the updates. Surya, recently I have shared a group link. I think I can share it even right now. Let me see. Yes, this is the group link. Here, you like click on this and you will be able to join. थोड़ा दिन भी थोड़ा भी टाइम एक्सटेंड होता है 10-15 मिनट के लिए, तो हमारी करंट अफेयर क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 11 बजे तो क्लास होती है आप लोगों की, करंट अफेयर्स की आप लोगों की क्लास होती होगी। 8:30 to 10 o'clock इज फाइन देन। 9 would be good. 9 to 10:30 is fine, I think. 9 to 10:30 सही रहेगा, क्योंकि अगर 10-15 मिनट ज़्यादा भी होती है तो 11 बजे तक आपके ऑलरेडी क्लास होगी। ठीक है, तो आई कैन एडजस्ट 9 to 10:30। ठीक है, तो मैं आपकी कल के बाद से, नॉट कल, 1 October से सभी क्लासेस मॉर्निंग 9 AM रहेंगी। 9 AM to 12:30 PM। ठीक है,
ये क्या है, 10 से 12 से क्लास है करंट अफेयर्स की। अच्छा, कौन सी क्लास है ऐसी करंट अफेयर्स की आपकी 10 से 12? कौन पढ़ाता है ये क्लास? अच्छा, दीपांशु सर। स्नेहिल सर की पॉलिटी की क्लास होती है 8 से 10। ओके, पॉलिटी की क्लास होती है आप लोगों की। तो आपको 1:30 बजे सूट करता है? एक्चुअली आई वांटेड यार, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं सुबह 8 बजे उठ रही हूँ और मैं रात के 10 बजे तक काम कर रही हूँ। और मैं सोती कितने बजे हूँ? 1 बजे, बिकॉज़ काम करना होता है बैक एंड में। और सुबह उठना होता है फिर 7:30 बजे। और गिवन माय हेल्थ कंडीशंस मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आई एम थिंकिंग कि इस मंथ अभी क्योंकि 5 दिन बचे हैं तो वो मैं थोड़ा मैनेज कर जाऊँगी। लेकिन आई वांट कि बाकी सब सिचुएशंस में, मतलब 1st ऑफ अक्टूबर के बाद से कोई भी अगर हमारा क्लास रहे तो मॉर्निंग में शुरू हो मेरी और 12-1 बजे तक खत्म हो जाए। ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि पढ़ने का टाइम देना चाहिए अगर मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए अटेम्प्ट करना है। तो मैं अगर पूरा दिन क्लास ही लेती रहूँगी तो शाम तक मैं बहुत थक जाऊँगी। एटलीस्ट दोपहर तक आई कैन फिर रेस्ट एंड स्टार्टिंग या बैक एंड में आप लोगों के लिए भी कोई काम करना है तो आई विल गो फॉर 9 AM टू 12:30। 11:30 मैं नहीं कर सकती हूँ। 11:30 की इन लोगों की क्लासेस होती हैं, जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं। यूपीएससी बैच 10 टू 12 होता है। अच्छा, ये 12:30 क्यों लिखा है मैंने? 10:30 है, सॉरी, दिस इज 10:30। फिर कईयों की 8 बजे है। 11 AM के बाद कोई क्लास नहीं होती है प्लस पे। मेरे साथ इशू क्या है, लेट मी टेल यू। आई एम सफरिंग फ्रॉम अ इनक्योरेबल डिजीज। So it is not curable, but it is preventable. And for that, I need to take rest. At the same time, I need to work on my diet. At the same time, I need to do some workout also. तो अगर मैं पूरा दिन पढ़ाऊंगी तो शाम तक मैंने बहुत टाइम से अपना जिम भी स्किप किया है। इनफैक्ट इतने टाइम से स्किप इतना हुआ और मेडिकेशंस की वजह से, इतना वेट गेन की वजह से और ज़्यादा इशू हो रहा है मेरे साथ। तो आई वांट टू लाइक यू टू बी फाइन एटलीस्ट ऑन दिस फ्रंट कि अगर एक क्लास को आप उसकी एक क्लास की अगर आप रिकॉर्डिंग्स देख लोगे, आई थिंक अभी, क्योंकि देखो पॉलिटी की क्लास तो आपकी चलती रहेगी, ठीक है, दोबारा भी आ सकती है। फॉर दिस बैच, आपका बैच अभी के लिए जो टाइम है आपका, मुझे लगता है कि आपको प्रायोरिटी अपने ऑप्शनल पे देनी चाहिए। ठीक है? बाकी सब चीज़ें आप रिकॉर्डिंग्स में देख सकते हो। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी करंट अफेयर्स एंड ऑप्शनल। और करंट अफेयर्स इज समथिंग कि आप लोग बाद में पढ़ सकते हो, मतलब आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग्स भी देखोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की प्रॉब्लम ये है कि आई वांट यू टू बी इन दिस क्लास। आप इस क्लास में अगर आओगे तो आपको जो भी क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो सामने रहोगे क्लास में, पूछोगे डाउट्स तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। आंसर राइटिंग क्लास में, हाँ शुभम, मैंने आज कार्ल मार्क्स बोला था, लेकिन कोई भी कार्ल मार्क्स पढ़ के नहीं आया था, कोई रिवाइज ही नहीं करके आया था, इसलिए मैंने प्लेटो एंड मैकियावेली, एरिस्टोटल से क्वेश्चन दिए थे सुबह क्लास में। ठीक है, कल के टेस्ट का टॉपिक कार्ल मार्क्स तक रहेगा। प्लीज कार्ल मार्क्स पढ़ के आइएगा, कल कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसा हो रहा है कि आंसर राइटिंग में हमको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कवर करके आइडियोलॉजीज पे भी आना है। अभी तक आंसर राइटिंग यहीं से कंप्लीट नहीं हो पाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ तैयार रहना आप लोग। आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड आइडियोलॉजीज का फुल फ्लेजेड टेस्ट होगा, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो ऑप्शनल के लिए लाइव ज़रूरी है। बाकी सब क्लासेस जिनकी आप बात कर रही हैं, मैं आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद माई हेल्थ ऑन दैट मैटर। मुझे लगता है कि आप लोग उसके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, तो आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग्स देख लेना। आई एम रियली सॉरी। एंड ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, 2-2.5 महीने की बात है। उसके बाद आपको जो देखना है, सुबह अपनी क्लासेस हुआ करेंगी, वो आप कर लिया करना। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। आज हमारी 2 क्लासेस हैं, तो पावर का कॉन्सेप्ट अभी कब खत्म करेंगे, और शाम को 6:30 बजे भी क्लास है। आई एम नोटिफाइंग यू इन एडवांस। सो फाइनल टाइमिंग्स रहेंगे इसमें 9 to 10:30 ही रखूंगी मैं। ठीक है,
आईआर के लिए भी कोई बैच स्टार्ट करें? यस, आईआर के लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है। आईआर के टाइमिंग्स आपको पता चल जाएंगे देवेंद्र। अभी मैंने टाइमिंग्स डिसाइड नहीं किए हैं, लेकिन आईआर के लिए भी रहेंगे। हफ्ते में ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, आई थिंक हफ्ते में 2 क्लासेस हुआ करेंगी इंटरनेशनल रिलेशन की। इस हिसाब से मैं उसको एडजस्ट करूँगी, ठीक है। आप लोगों को क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तो आईआर का बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यू कैन कम इन दैट सेशन। और हिंदी मीडियम वाले ना आएंगे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए जो आईआर का कोर्स होगा वो दिसंबर में आएगा, क्योंकि तब तक आपका आईआर शुरू हो चुका होगा। हाँ, दैट इज गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल बैच, तो वो यूपीएससी में नहीं होगा। हिंदी मीडियम के लिए यूपीएससी बैच में जो बैच चल रहा है, आई थिंक जून वाला बैच है ना, बैच बी आपका। तो बैच बी में जो 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी वो दिसंबर में होगा, तो वहाँ आप आ सकते हैं और वहाँ आईआर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस बैच में अलग से भी करेंगे हम आईआर, लेकिन हम यहाँ पर एडवांस स्टेज में करेंगे। यस अंशुमन, 2 क्लासेस हैं आज। आया समझ? शुरू करें? क्लैरिटी दूँ दोबारा से? इंटरनेशनल रिलेशन आप टेंशन मत लीजिए, क्लैरिटी देने की मुझको कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन आपका कोई भी पार्ट हो सब कवर होगा, डोंट वरी। आपको बस जैसे मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ते चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको बस एडवांस स्टेज का आईआर होगा पॉलिटिकल साइंस में। जो दूसरी क्लासेस होंगी आईआर की, वहाँ पे बेसिक आईआर पढ़ेंगे कि हो क्या रहा है इंडिया चाइना के बीच में। यहाँ हम पढ़ेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट्स की क्या सोल्यूशंस हैं, सी राजा मोहन का क्या कहना है, श्याम सरन का क्या कहना है, कुमारा स्वामी क्या बोलते हैं, इनके क्या सोल्यूशंस हैं, कौन कौन से थिंकर्स ने क्या क्या बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब तक सुलह नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें, ठीक है। ओके, कब शुरू होगा इंटरनेशनल रिलेशन का बैच? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए शुरू होगा 1 अक्टूबर से। अब टाइम तो मिल ही नहीं रहा है मुझे, अदरवाइज मुझे टाइम मिलता तो एक नया पॉलिटिकल साइंस का कोर्स भी शुरू करना है मुझे इंग्लिश का। एंड साथ में आईआर का भी शुरू होगा, और उस बैच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी शुरू होगा। आपके बैच के लिए अलग से रहेगा। Is this IR for PSIR exclusively? Yes. The IR that I'm talking about, जो course होगा, that will be the basic IR, which you need to cover. Being a political science student, you have to cover the basics, because in the classes, these classes of PSIR, when I'll be covering international relation here, I will not be covering in depth. In depth in the sense that I will not be focusing upon the basics. I'll be just focusing upon the expert opinions, what they say, what are the areas, how we can tackle the question, exclusively to PSIR, that will be covered in this particular series. और IR अलग से आपको कवर करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक्स के लिए नहीं, अलग से करने की जरूरत नहीं है। वो बैच जो अलग से आएगा ना, उसी से हेल्प हो जाएगी आपको जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 के लिए भी। सो नो इश्यूज। लेट्स स्टार्ट विद पावर। यार पावर खत्म करते हैं, बहुत हो गया है। पावर कंप्लीट करना है, डेमोक्रेसी स्टार्ट करना है आज। एंड कोशिश करूंगी मैं डेमोक्रेसी एंड राइट्स भी कवर कर पाऊँ आज शाम की क्लास तक, ताकि हम अगले सेशन में जस्टिस करें टॉपिक। और कुछ मुझे मुझे लगता है कि ये डाउट क्लियरिंग सेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं। बीच में क्या होता था, हर 3 सेशन के बाद में डाउट क्लियरिंग सेशन आते थे, तो हमारे पास एक वो रहता था कि डाउट क्लियरिंग सेशन में हम और चीज़ें कवर कर लेते थे जो रह जाती थी। आई डोंट नो क्या हो रहा है, किसने क्या शेड्यूल चेंज हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है। टॉपिक्स में डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं दिखते हैं मुझे। आई थिंक राइट नाउ आई एम इन नीड ऑफ मोर डाउट क्लियरिंग सेशन, क्योंकि लैक कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। 28 को है, दैट इज 26 तो कल है। कल भी हमारी 2 क्लासेस हैं। उसके बाद 3rd को है डाउट क्लियरिंग सेशन, कोई इशू नहीं है। आंसर राइटिंग की क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे, तो वो क्वेश्चन रिलेटेड टू जैसे प्लेटोस कम्युनिज्म एंड एरिस्टोटल प्रॉपर्टी, बट मैम वो अगर तरीके से फ्रेम है तो आंसर वैसे ही लिखने हैं जैसे हमने पहले किए थे, या आंसर्स कुछ अलग तरीके से लिखे? आंसर वैसे ही लिखने हैं जैसे आपने पहले लिखे थे, लेकिन क्वेश्चन को समझिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, और उस चीज़ पे स्ट्रेस ज़्यादा कीजिए, ठीक है। कल एक क्लास है आप लोगों की? कुछ गड़बड़ है यार, आज मैंने 2 क्लासेस रखवाई हैं। लेट मी चेक। मुझे याद है आप लोगों की 26 को मैंने कुछ क्लासेस रखवाई थी। लेट मी से यार, ये डिफ़िकल्टी है, ऐसे कैसे हो सकता है। पावर की एक और क्लास थी जो आगे
नहीं ली थी मैंने। हाँ, आज 25 है, आज पावर की क्लास है शाम को। तो पावर 2 कहाँ है? पावर 2 हम ले चुके हैं। अच्छा, जस्टिस, अच्छा ये 26 को भी तो 2 हैं। कौन बोल रहा है कल? अच्छा, एक ही टाइम पे हैं क्योंकि उसकी टाइमिंग चेंज करनी है। तो कल आपकी टाइमिंग रहेगी एक क्लास की 11 o'clock। आई एम टेलिंग यू द टाइमिंग्स टुमारो, ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल है अभी फिलहाल। 11 o'clock, क्योंकि मेरी 8 to 9:30 क्लास होती है। अरे 11 बजे क्लास है आप लोगों की, 9:30 से मैं लगातार पढ़ाऊंगी फिर आपको। ये आंसर राइटिंग क्लास रहेगी, यहाँ पे बैठना। ये जैसे फिनिश होगी उसके बाद आपकी क्लास शुरू होगी फिर 11 बजे तक। ये ठीक है? अब 11 बजे तक एक क्लास होगी, 9:30 to 11। नहीं ठीक है, आई विल हैव टू मैनेज, कोई इशू नहीं है। 9:30 to 11 आई विल स्टार्ट। अगर ये होता है तो 9:30 हो जाएगा वैसे, लेकिन यूजुअली ये बोलते हैं कि 2 क्लासेस के बीच में आधे घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो आई विल ट्राई कि 9:30 हो जाए। तो 9:30 to 11 एक क्लास ले लूँगी, एंड उसके अलावा फिर आपका जो टाइमिंग है नॉर्मल 11:30 to 3 का टाइमिंग रहेगा, है ना? तो सॉरी 1:30 to 3 का टाइमिंग रहेगा। 11 से 12, 12 से 1, एंड फिर उसके बाद 3 से 4, 4 से 5, नहीं 4 से 5 और एक रात को मैनेज करेंगे, देखते हैं। 27 को क्यों रिशेड्यूल करें? कल क्या है ऐसा कि 27 को रिशेड्यूल आपको चाहिए? अच्छा, 27 को एक भी क्लास नहीं है। 27 को मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, तो मेरी ऑलरेडी एक क्लास, 2 क्लासेस हैं वहाँ पर। दैट्स द रीज़न। आप लोगों की 30th को कोई नहीं है, 30th की उनको एक है। ठीक है, 27 को कर देते हैं। ये भी सही बोल रहा हूँ। 27 को नहीं, मैं 30th को कर दूंगी फिर। कंप्लीट क्लास, व्हाट अबाउट राइटिंग ऑफ आर्ट्स और वाचिंग रिकॉर्डिंग्स? राइटिंग आपके आंसर राइटिंग में आ जाइएगा, करेंगे शुरू। चलो बाद में बात करते हैं। ओके ओके ओके, सब भूल जाएं, वापस आते हैं पावर पे। लेट्स टॉक अबाउट पावर, भूल जाओ सब कुछ। एट द एंड देखेंगे, या अगली क्लास है शाम को, तब बेटर क्लैरिटी आएगी। मैं आपको, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू, मैं आपको बता दूंगी क्लास इस बजे है बस, अपने हिसाब से, ठीक है? लेट्स गो फॉर पावर। पावर का टॉपिक हमने पढ़ा था। पावर से पहले मैंने आपको बोला था कि पोस्ट मॉडर्निज्म की जो थ्योरी है वो हमारे लिए असेंशियल है। पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी में हमने देखा कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज ऐसी फिलोसफी है जिसमें एक लाइन ऑफ थॉट नहीं होगा, मल्टीपल लाइन ऑफ थॉट हो सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि एक सच कुछ भी नहीं है, बहुत सारे सच हैं, मल्टीपल सच हैं। हर कोई इंसान इस दुनिया में स्टोरी टेलर है, कोई भी आपको पूरा सच नहीं बताता है। ये बोला गया हमारे इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी में, ठीक है? एंड फाइनली हम देखेंगे कि काफ़ी सारे हमने नाम देखे कल। लियोटार्ड देखा, जैसे हमने मिशेल फुकॉल देखा, इन लोगों ने बुक्स लिखी हैं अपनी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि और दूसरे स्कॉलर्स हैं, डेरिडा हैं, जो इसके बारे में बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में। ये लोग मानते हैं, ना तो ये रिलीजन में मानते हैं, ना ही ये मानते हैं कि साइंस हमको फाइनलिटी बताती है, कि साइंस से हमको फाइनल चीज़ें पता चलती हैं। इनका कहना है ऐसा नहीं है, साइंस से भी हमको कोई फाइनल चीज़ नहीं पता चलती है। हमको बेसिकली करना क्या है कि किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना है। आपको अपने मुताबिक अपना डिसीजन लेना चाहिए, और गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्सरसाइज करती है पावर। तो पावर का ही कॉन्सेप्ट हमें कवर करना था, उसी चक्कर में हमने पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी को कवर किया, ठीक है? तो पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी में हमने देखा कि अपने अपने जो स्कॉलर्स रहते हैं वो ये अपना अपना व्यू देते हैं। एंड उनका यही रहेगा कि एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। तो पोस्ट मॉडर्न स्टेट में इट्स अ रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निटी। मॉडर्नाइजेशन जब हुई थी, मॉडर्न एज आई थी, तो मॉडर्न एज के चलते भी आपस में सभी देश फाइट कर रहे थे। इसीलिए एक नई हमको मूवमेंट देखने को मिलेगी, एक नई फिलॉसफी देखने को मिलेगी, विच इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म।
तो यानी देयर इज नो ग्रैंड थ्योरी, कोई भी ग्रैंड थ्योरी नहीं है। ये बोलते हैं कि सच आपको कभी पता चल ही नहीं सकता, ट्रुथ इज रिलेटिव, एक सच्चाई कोई है ही नहीं, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जिस चीज में बिलीव कर लेते हैं वही चीज सच बन जाती है। एंड इसीलिए हम देखेंगे कि आज मॉडर्निटी के चलते जब वॉर्स वॉर्स हो रही हैं इतनी, क्योंकि मॉडर्निटी ने मैन को यूनिक, पहले जो एक मॉडर्निटी बोलता है कि मैन यूनिक होता है, लेकिन उसके साथ साथ मैन को कंज्यूमर के लेवल पे रिड्यूस कर दिया। मॉडर्निटी की वजह से बहुत नुकसान हुए हैं, एनवायरनमेंट की एक्सप्लॉयटेशन हुई है मॉडर्निटी की वजह से। इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म की फिलोसफी में ये माना जाता है कि बहुत सारी इसमें नैरेटिव्स चल रहे हैं, बहुत सारे, जिसमें से आपको ऐसे नैरेटिव्स देखने को मिलेंगे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का एग्जांपल हमने लिया था कि अंबेडकर का कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपर कास्ट मूवमेंट थी। ये अंबेडकर के अकॉर्डिंग था, लेकिन अंबेडकर झूठ नहीं बोल रहे हैं और अंबेडकर एट द सेम टाइम पूरा सच भी नहीं बोल रहे हैं। तो यानी कोई भी आपको पूरा सच नहीं बताता है, कोई भी आपको पूरा झूठ नहीं बताता है। तो मिशेल फुकॉल्ट हमारे एक स्कॉलर होंगे। मिशेल फुकॉल्ट बोलते हैं नॉलेज इज पावर, और बोलते हैं नॉलेज इज अ डिस्कोर्स। मतलब नॉलेज भी एक तरीके का सच बताने का तरीका है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को आपको बता दिया, जिस तरीके से बताया वही चीज सच बन गई, ठीक है। एंड नॉलेज इज पावर का मतलब है कि नॉलेज जिस तरीके से डिसिपेट की जाती है, नॉलेज जिस तरीके से यूज की जाती है, नॉलेज का यूज कर करके जो बुर्जुआजी क्लास है ये अपने हाथ में पावर रखती है। गवर्नमेंट भी यही करती है, गवर्नमेंट को पता है ये चीज। कोई एक नॉलेज आपको देगी, जैसे सपोज कि मैक्सिमम एक्सीडेंट तब होते हैं जब आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो। जहाँ पर आपकी स्पीड लिमिट कम होनी चाहिए वहां पर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मैक्सिमम एक्सीडेंट होंगे। तो एक टाइप की नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो लोग अपने आप ही उस वहां से जब भी निकलेंगे तो अपनी स्पीड लिमिट कम रखेंगे, ठीक है। यानी पावर जो है हर जगह से एक्सरसाइज होती है, पावर इज एवरीवेयर, पावर का एक सोर्स नहीं है, ये बोला जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म में। तो यानी आपकी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आज तक बनी है वो सभी जब जितनी भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है वो सभी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो जैसे हेट्रोसेक्सुअलिटी है, आज के टाइम पे हेट्रोसेक्सुअलिटी जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से शादी करते हैं ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर लड़का लड़के से शादी करे और लड़की लड़की से शादी करे तो इसको अबनॉर्मल माना जाता है, होमोसेक्सुअलिटी को, क्योंकि मैक्सिमम जनता हेट्रोसेक्सुअल है। तो यही चीज बोली जाती है कि नॉलेज वो कंसिडर की जाती है जिसमें मेजोरिटी का बिलीफ हो। अगर मेजोरिटी जनता उस चीज में बिलीव करती है तो वो चीज नॉर्मल, नहीं तो एबनॉर्मल, नहीं तो उसको माना जाएगा कि मैड हैं ये लोग, ठीक है। होमोसेक्सुअल्स को, ट्रांसजेंडर्स को इसीलिए इस तरीके से बोला जाता है। तो नॉलेज, लेकिन देखो नॉलेज इज प्रोविजनल ऑल्सो। नॉलेज जो है फाइनल तो है नहीं कि ये चीज आपको बता दी और ये चीज फाइनल होगी। नॉलेज प्रोविजनल होती है। प्रोविजनल का क्या मतलब होता है, जिस दिन मेजोरिटी के लोग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ में मानने लग जाएंगे तो वो नॉलेज हो गई, उनके लिए वो सच हो गया। मान लो वही लोग आज दूसरी चीज में मान रहे हैं तो वही चीज उनके लिए नॉलेज हो गई। जैसे पुराने टाइम पे हम देखेंगे कि नॉलेज में जब हम पढ़ते हैं तो नॉलेज के हिसाब से पुराने टाइम पे लोगों ने एक्सेप्ट किया कि गॉड की डोमिनेंस है, और आज के टाइम पे देखेंगे कि साइंस की डोमिनेंस है। यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस को घर में अप्लाई करते हैं तो घर वाले बोलते हैं क्या पढ़ रहे हो। यस एग्जैक्टली। सो सेम चीज़ है, सबकी अपनी नॉलेज सबके हिसाब से अपना है। पेरेंट्स के हिसाब से उनके तरीके से आपको लाइफ जीनी चाहिए क्योंकि उनको ज़्यादा पता है, उनको सब सच पता है, उनको समाज का सच पता है। और आपको लगता है कि आपको अपने हिसाब से जीनी चाहिए। टीचर्स आपके आपके हिसाब से चलाते हैं, सब कोई अपने हिसाब से चलाता है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि आपको, इनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैन खुद में यूनिक है तो अपने डिसीजंस आपको किसी पे इम्पोज नहीं करने चाहिए। आप अपने लिए जो आपकी नॉलेज के हिसाब से जो डिसीजन है आप अपने लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज आती है इसमें, नॉलेज इज प्रोफेशनल, नॉलेज इज पावर, जिसमें यू नो इंसान के अंदर में ये विल है पावर को लेकर के कि इंसान को पावर पावरफुल फील करना होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो पावरफुल फील करने के लिए
क्योंकि आज के टाइम पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस आर हेट्रोसेक्सुअल, इसीलिए जब भी लॉज बनाए जाते हैं तो हेट्रोसेक्सुअलिटी को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि, और होमोसेक्सुअल्स वाली जो भी चीज़ें होंगी तो वो लोग डिनाई करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वुमेन के लिए भी इस तरीके से काम नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग डोमिनेंट है। तो यानी जो लोगों के पास में पावर है वही उन लोगों के ही नॉलेज को सच माना जाता है अल्टीमेटली, एंड जिसके चलते आज के टाइम पे हमको देखने को मिलेगा कि जो भी नॉर्म्स आज सोसाइटी में चल रहे हैं वो उन्हीं के चलते चल रहे हैं। तो एक्सपोनेंट्स हमने देखे थे कि कौन कौन सपोर्ट करता है इसमें पोस्ट मॉडर्निस्ट को। पहले सपोर्ट आता है लियोटार्ड का, लियोटार्ड, फिर आते हैं मिशेल फूको एंड डेरिडा। ठीक है, दिस इज डेरिडा। अब बात आती है कि लियोटार्डो ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने कल बताया था मेटा नैरेटिव्स का, कि डिफरेंट डिफरेंट नैरेटिव्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज को मान लिया तो ये सच्चाई है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ऐसे मिशेल फुकोल ने डिस्कोर्सेस की बात की कि सच आपको बताया जो जाता है वो कंप्लीट सच नहीं बताया जाता। हमको आज तक पार्शियल सच पता है, पार्शियल मतलब आधी बातें बताई जाती हैं। आपको लगता है लोग आपको सच बता रहे हैं, लेकिन वो आपको उतना ही सच बताते हैं जितना उनको बताना है, मैनिपुलेट करके। वो आपको वो बातें नहीं बताएंगे जो होंगी उसी सच में, बट उनको नुकसान करेंगे, बिकॉज तो हर चीज इस वर्ल्ड में डिस्कोर्स चल रही है। आपको सिर्फ उतना बताया जाता है जो सुन करके आपको लगे कि हाँ ये चीज सही है, ठीक है, पूरा नहीं बताया। देन आता है डेरिडा। डेरिडा बोलते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं कि किसी भी चीज को अगर आप पढ़ो तो उसकी डबल रीडिंग करो, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, डेरिडा ये मानते हैं। अब इनके चलते काफी ज्यादा एवोल्यूशन हुआ हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म में। इनके चलते तो क्या ही होगा, इनसे पहले भी बहुत सारे थिंकर्स थे जिन लोगों ने पोस्ट मॉडर्निज्म पे बहुत काम किया है। जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म के आइडियाज किन से इन्फ्लुएंस हैं, कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स ने बात की थी फॉल्स कॉन्शियसनेस की, कि जो आपको दिखाई देता है वो होता नहीं है, वो फॉल्स कॉन्शियसनेस है। फॉल्स कॉन्शियसनेस है आपकी। रिलीजन हो गया, नेशन हो गया, ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है। इसके चलते आप अपने आप को रिलीजन के बेसिस पे जिन लोगों के साथ में आइडेंटिफाई करते हो वही लोग आपका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो आपको इस कॉन्शियसनेस से निकलना होगा जिसमें आप इन लोगों के साथ में रिलेट करते हो, और आपको ये जानना जरूरी है कि ये आप लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो ये बात कार्ल मार्क्स ने बोली थी। ऐसे ग्रामशी ने भी हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया था। ऐसे ही अल्थुजर ने भी कॉन्सेप्ट दिया था अपना इंटरपलेशन का। अल्थुजर ने भी इंटरपलेशन में यही बोला था कि हमारे दिमाग में डोमिनेंट क्लास ने इस तरीके की कल्चरल वैल्यूज डाल दी हैं आज के टाइम पे, जैसे फैमिली, चर्च और स्कूल्स के थ्रू, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जिसमें जो लोग हैं दे डू व्हाट दे वांट अस टू डू, मतलब जो हमें कैपिटलिस्ट क्लास हमसे करवाना चाहते हैं तो हम वही करते हैं। ठीक है, और बिना किसी रेजिस्टेंस के करते हैं, और हमको पता भी नहीं होता क्योंकि वो इनविजिबल मेथड्स अप्लाई करते हैं, ऐसे मेथड्स यूज करते हैं जो हम देख भी नहीं सकते। हमको स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, हमको रिलीजन के थ्रू, हमको फैमिली के थ्रू ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं ऑब्वियसली। तो उसके चलते हमको कुछ दिखाई नहीं देता कि ये हमारी चॉइसेस नहीं है, ये चॉइसेस हम पे हमारी बनाई गई हैं। ऐसी चॉइसेस, हमारी चॉइसेस मैन्युफैक्चर उन्होंने ऐसे की हैं कि उनको फ़ायदा हो उससे। इसीलिए रेजिस्टेंस तो देखो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आज के टाइम पे अल्थुजर का कहना है कि मैन इंटरपलेटेड है। आज के टाइम पे आप देखोगे कि पहले होता था कि त्योहार मिलकर के साथ में मनाना है फैमिली के। आज में कैसी ट्रेंड चल पड़ा है कि वीकेंड्स पे फैमिली के साथ में डिनर पे जाओ बाहर। तो आप मतलब घर पे बैठ करके तो आप डिनर कर नहीं सकते हो फैमिली के साथ में, तो बाहर क्या जाओगे, बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर। ऐसा भी होता है कि लाइक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी साथ में नहीं होगा, बिकॉज नाइट शिफ्ट से बच्चे आए हैं और नाइट शिफ्ट करने के बाद में दे आर स्लीपिंग। तो पेरेंट्स अपना खा पी करके अपने ऑफिस चले जाते हैं, वापस आते हैं जब तक बच्चे का टाइम हो जाता है। तो व्हाट दे डू इज, फैमिली टाइम अगर आपको स्पेंड भी करना है तो आप घर पे भी तो खाना बना करके खा सकते हैं, लेकिन ये वैल्यूज आपके दिमाग में डाली गई हैं कि आप क्योंकि कमा रहे हो यू कैन अफोर्ड इट, और डिस्काउंट्स चल रहे हैं, ये सब चीज़ें, 1 पे 1 ड्रिंक फ्री चल रही हैं, जोमेटो एंड पता नहीं क्या क्या।
गोल्ड मेंबरशिप। तो जिसके चलते आप लोग वीकेंड्स पे अपने पेरेंट्स के साथ में डिनर पे जाओगे बाहर, और वही चीज़ कितने कम पैसों में आप अपने घर पे, बिकॉज वहां पर फिर थोड़ा मटेरियलिज्म आ जाता है, आप कैपिटलिज्म को ही प्रमोट कर रहे हो ऐसी ऐसी चीजें फॉलो करके। तो ये कहना था अल्थुजर का। ऐसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट है एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो होती है, आपका कोई भी डिसीजन है, सब कुछ ना कुछ रिलेटिव है। ठीक है, ट्रुथ भी रिलेटिव है कहीं ना कहीं। मतलब हम ऑब्जेक्टिविटी को क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज को बोल दें कि यही बस फाइनल है। हर चीज रिलेटिव है, मतलब चेंज हो भी सकती है। ठीक है, आधा उसमें सच है, आधा उसमें कुछ ना कुछ मोल्ड करके दिया होगा। तो पॉइंट इज कि आज के टाइम पे जो रियल लाइफ है, रियल वर्ल्ड में, नेचुरल वर्ल्ड में देखोगे तो जो भी फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं वो फिनोमेना सिमिलर नहीं होता। इफ यू ऑब्जर्व एक फिनोमेना, किसी भी चीज को आप देख रहे हो, जैसे सपोज हम लोग मून देखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगहों से मून देखेंगे तो काफी डिफरेंट होगा। कहीं पे पोल्यूशन लेवल ज्यादा होगा तो शायद इतने बादल होंगे कि दिखेगा ही नहीं। कहीं पे ऐसा होगा एकदम क्लियर स्काई है, मून दिख रहा है आपको। कहीं पे पोल्यूशन लेवल इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से एकदम येलो मून दिखता है, जैसे जैसे दिल्ली में आप देखोगे। ठीक है, तो मतलब आप देख एक ही चीज को रहे हो नेचुरल वर्ल्ड में, इस रियल वर्ल्ड में, लेकिन एक तरीके से, एक नजरिए से नहीं देख सकते, उसके मल्टीपल वेज हैं। यानी ये टाइम एंड स्पेस पे डिपेंड करता है, कौन से टाइम पे कहाँ पर प्रेजेंट हो, उस पे डिपेंड करता है। व्हेन एंड वेयर पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हम उस फिनोमिना को कहाँ पे और किस टाइम पे उसको समझ रहे हैं। तब मतलब ये अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये चीज बोलते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर दो इंसान है, एक मारने की कोशिश कर रहा है, बी ने फिर उसको मार दिया। तो एक इंसान आया, उसने तब देखा जब बी मार रहा था, उसने ये नहीं देखा कि ए उसको मारने की कोशिश कर रहा था और अपने डिफेंस पे उसने उसको मारा। तो मतलब टाइम एंड स्पेस बहुत मैटर करता है। तो यानी एक नेचुरल फिनोमिना भी इस वर्ल्ड में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक पर्सन उसको डिफरेंट तरीके से देखेगा। बर्लिन में उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, ऐसे ही बिहार में उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाएगा, इंडिया में कहीं डिफरेंट तरीके से देखा जाएगा, एंड मे बी यूएसए में उस फिनोमेना को डिफरेंट तरीके से देखा जाएगा। टाइम एंड स्पेस मैटर करता है, टाइम एंड स्पेस बहुत मैटर करता है, इसीलिए तो हर चीज रिलेटिव है। अब जैसे आज के टाइम पे इसी में भी देखेंगे हम सेम चीज की कैसे रिलेटिव है। अब जब बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो बच्चे की पिटाई होती है इंडिया में, और आधे से ज्यादा क्या, इनफैक्ट 80 to 90% जनता से पूछोगे क्या ये सही है, तो वो लोग बोलेंगे ये सही है। ठीक है, तो इनका जो नजरिया है सच का, वो अलग है। ये मानते हैं कि हाँ, अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो पिटाई कर दूंगी। और वही बात है यूएसए के केस में। अगर यूएसए में सेम चीज की जाए तो वहां पर चाइल्ड सर्विसेज को कॉल किया जाएगा कि अब फिर उस बच्चे को फॉस्टर पेरेंट्स के पास में भेजा जाएगा। सो वहां पर ये चीज गलत मानी जाती है। वही सेम चीज इंडिया में बिल्कुल सही मानी जाती है, कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा यहाँ पर। तो यानी ये भी जो ट्रुथ हमको देखने को मिलता है, ये भी रिलेटिव है। ये भी रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब है कौन सी जगह पे खड़े होकर के, कौन सी कंट्री में आप खड़े हो, और कौन सी कंट्री में खड़े होकर के आप क्या बात कर रहे हो। जैसे सपोज आप आज इंडिया में हो और इंडिया में खड़े होकर के आप बोलते हो कि जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, उसके जो रूलर हैं, डिक्टेटर हैं, उनका हेयर कट बहुत खराब है, तो आपको कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अगर सेम चीज आप नॉर्थ कोरिया में खड़े होकर के बोलोगे तो you'll have the same haircut, right? मतलब वहां पे खड़े हो गए, ऑब्वियसली टाइम एंड स्पेस का इसमें मैटर करता है। सो इट इज द वेरी सेम थिंग। तो टाइम एंड स्पेस बहुत मैटर करता है, इसलिए तो इसीलिए भी बोला जाता है, हमारे विजडम में भी यही सेम चीज बोली जाती है कि सही वक्त पे सही बात बोलनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो
टाइम एंड स्पेस के हिसाब से सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अंडरस्टूड? तो यानी नेचुरल फिनोमेना के हिसाब से एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यही बोल रहे हैं कि एक सच नहीं है, सच मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। अब आगे बात करते हैं दूसरे थिंकर की, थॉमस कुन। ये भी पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। इनका कहना है, दिस इज नॉट KUHN, सॉरी। तो इनका कहना है, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी अपने साइंटिफिक रेवोल्यूशन के स्ट्रक्चर पे। लाइक इज नेम, बुक का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है पैराडाइम का। ये पैराडाइम होती है, एक पैराडाइम होती है। अब पैराडाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेट मी टेल यू, ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी कोई फायदा हो। मिसाल, मिसाल का एक कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, उदाहरण, मतलब पैराडाइम इज उदाहरण या मिसाल, ये कॉन्सेप्ट दिया था। अपने कॉन्सेप्ट में ये बोला था इन्होंने कि इवन जो साइंटिस्ट जितनी थ्योरीज देते हैं, वो भी हम थ्योरीज नहीं बोल सकते हैं, वो सभी पैराडाइम्स हैं। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट भी एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देते हैं, साइंटिस्ट भी इमेजिनेशन पे, हाइपोथेसिस पे काम करते हैं। थ्योरी जो वो थीसिस देते हैं ना, जिसको वो थीसिस बोलते हैं, वो थीसिस नहीं होती, वो हाइपोथेसिस पे काम करते हैं। वो सोचते हैं कि इसका ऐसे हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा, तो फिर उसके बेसिस पे, उस हाइपोथेसिस पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो चल जाता है, फिर उसको वो थीसिस बोल देते हैं। तो यानी इनका भी यही कहना है कि साइंटिस्ट जो आप सोचते हो कि आपको फाइनलिटी बताते हैं, वो भी तो खुद हाइपोथेसिस पे काम करते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन अपनी सोच करके कि इससे क्या पता ये हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट करके जब वो हो जाता है, तो फाइनली उसको फिर वो थीसिस बोल देते हैं। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। यानी इस पूरी दुनिया में सच कुछ नहीं है, जो बस आपने अपनी सोच लगा दी, जैसे प्लेटो ने किया था, सेम वही। प्लेटो ने अपनी इमेजिनेशन लगाई, उसके बाद उसको प्रूव करने की कोशिश की। साइंटिस्ट भी यही करते हैं, सेम। ठीक है, तो इन्होंने फिर कुछ स्टेजेस दी हैं पैराडाइम्स की, कि पैराडाइम कुछ स्टेजेस में चेंज होता है, इवॉल्व होता है एक पैराडाइम। पहले आती है स्टेज नंबर 1, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन में ये पहले देते हैं अपनी स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 में ये बोलते हैं अपनी कि स्टेज नंबर 1 होती है प्री पैराडाइम स्टेज। ये कौन सी स्टेज होगी? ये एक ऐसी स्टेज होगी जहां पर प्रेजेंट पैराडाइम सभी आंसर्स को सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, सभी क्वेरीज को, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है। सभी मतलब इन द सेंस मोस्ट, काफी ज्यादा, मैक्सिमम क्वेरीज को ये पैराडाइम सॉल्व कर पा रही है। मतलब साइंटिस्ट ने अभी अपनी दी नहीं है, अभी कोई प्रेजेंट है, मान लीजिए अभी प्रेजेंट है गॉड। ठीक है, गॉड के बेसिस पे हम सारे आंसर्स, सवाल अपने उसके सभी आंसर्स पा सकते हैं। अब इसमें आधे से ज्यादा सवाल हमारे आंसर सॉल्व हो रहे हैं, तो हम ये एग्जिस्टेंट है, ये पैराडाइम। इसकी मिसाल दी जाती है गॉड की ही, हम गॉड की दी हुई जो भी चर्च बोलते हैं, चर्च फादर, चर्च के जो फादर्स बोलते हैं, उसी को फॉलो करेंगे। अब बारी आती है कि पैराडाइम का मतलब है कि आप वो वैल्यूज फॉलो करोगे, एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि वो सफिशिएंट है आपको, आपकी जो भी क्वेश्चंस, आपके प्रॉब्लम्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन जैसे मान लो आज के टाइम पे साइंस है, आज हम लोग साइंस को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? हम बोलते हैं कि साइंस ये नहीं बोलती, कि साइंस बोलती है कि हम सब एक हैं, सभी के पास में दो आंखें हैं, तो क्या डिफरेंस हुआ? हम दोनों, हम में उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि फिलोसोफर क्या बोलते हैं? फिलोसोफर अपना फिलोसफी का एंगल, मोरालिटी का एंगल लगा करके खुद बोलते हैं कि मोरालिटी वाइज मैन डिफरेंट होता है। कुछ लोग मॉरल होते हैं, कुछ लोग इमोरल होते हैं, क्वालिटी पे आ जाते हैं फिर फिलोसोफर्स। लेकिन साइंस में ये चीज़ मानी जाती है। तो आज क्योंकि साइंस, अब साइंस ये नहीं बता पा रही है कि डेथ के बाद में क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं। साइंस ने ये ज़रूर बोला है कि एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना।
तो ये सेम चीज़ बोलिए कि क्रिएट भी नहीं हो सकती है एनर्जी और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती है एनर्जी, मतलब हम बस उसको चैनलाइज करती हैं इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सेम चीज़ ये अभी तक हमने एक्सेप्ट की है साइंस, लेकिन इसके बाद एक स्टेज आएगी, स्टेज नंबर 2। इस स्टेज को बोलते हैं क्राइसिस स्टेज। इस स्टेज में आएगा क्राइसिस, मतलब आप अभी साइंस में बिलीव कर रहे हो, अब इसमें आएगा क्राइसिस। क्राइसिस तब आता है जब जो भी आपकी पैराडाइम है, जो भी जिसकी मिसाल दी जाती है, जैसे साइंस की मिसाल दी जाती है, साइंस का एग्जाम्पल लेकर के सारी चीज़ें, सब आंसर्स दिए जाते हैं आजकल वर्ल्ड में। अब एक स्टेज आती है क्राइसिस की, जिसमें आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, मतलब साइंस का हवाला देकर के भी आप आंसर नहीं कर सकते। ये सिचुएशन होती है जब आप एक नया पैराडाइम ढूंढ रहे होते हो, दैट इज द स्टेज। आप ढूंढ रहे हो इसमें कि ये तो आधे से ज़्यादा आंसर सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो चलो कुछ और ढूंढते हैं जहाँ से हमारे सभी सवालों का जवाब मिले। तो उसके बाद आती है स्टेज नंबर 3। स्टेज 3 में क्या होगा? स्टेज 3 में अब एक नई पैराडाइम आएगी जो कि आपके ज़्यादातर सवालों को सॉल्व कर पाएगी, सेटिस्फाई कर पाएगी। तो इसमें भी मेजॉरिटी आपका यू नो सवाल जो भी रहेंगे वो आपके यहाँ से आंसर हो जाएंगे। जैसे कि साइंस में